नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उस कंपनी का अनुरोध श्री अनिल कुमार जी ने किया है। एक छोटी कंपनी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कंपनी है। और क्या करती है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या भविष्य की योजनाएं हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बहुत ही आसान, सरल, सुगम हिंदी में आप बहुत ही आसानी से चाहे समझ जाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आपने साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। तो इस कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम। चलिए समझ लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, ये 3 तरह का काम करती है। इसमें से जो इसका मेजर काम है वो है जनरेटर बनाना, दूसरा काम है वो मोटर बनाना, और तीसरा एक और काम है जो इसका आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड है। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि जनरेटर क्या, मोटर क्या और आफ्टर सेल सर्विस क्या। तो देखिए, जनरेटर तो आपने अपने घरों के आसपास देखा ही होगा, जो डीजल इंजन से चलता है। तो ये जो है डीजल इंजन जनरेटर तो बनाते ही हैं। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हाइड्रो टरबाइन जनरेटर, विंड टरबाइन जनरेटर और साथ ही साथ गैस और स्टीम टरबाइन जनरेटर और स्पेशल एप्लीकेशन जनरेटर भी बनाते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये सर, ये टरबाइन और स्टीम टरबाइन और विंड टरबाइन और ये जनरेटर की क्या मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आए। तो देखिए, बात ये है कि मैं आपको जनरेटर का एक बार प्रिंसिपल समझा देता हूँ, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये आखिर जनरेटर की आवश्यकता ये टरबाइन के साथ कैसे पड़ती है। तो देखिए, होता ये है कि जो जनरेटर होता है ना, उसका ये प्रिंसिपल समझ लीजिए। जनरेटर एक अलग सेटअप आप समझ लीजिए, एक अलग मशीन आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके अंदर ऐसे 2 मैग्नेट होते हैं, बड़े मैग्नेट होते हैं, चुंबक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उनको बोलते हैं। और उनके अंदर एक कॉइल होती है। ठीक है, कॉइल आप समझ लीजिए, एक फ्रेम है, तारों का जाल। ठीक है, वो एक्चुअली यूं करके पूरा ऐसे के ऐसे, ये जो चीज़ जैसे मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ, इस तरीके से कंप्लीट रोटेट करती जाती है। ठीक है, और जब ये रोटेट करती है उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो बिजली उत्पन्न हो जाती है और फिर उस बिजली को ग्रिड में भेज दिया जाता है, जहाँ पे भी स्टोर करना होता है, बैटरी में या कहीं भी लगा दिया जाता है। अब बात ये है कि भाई, ये जो कॉइल में घुमा रहा हूँ वो आखिर घूमेगी कैसे? कोई तो घुमाएगा उसको। भाई, गन्ने की रस की मशीन है, उसको या तो आप डीजल इंजन से चलाते हो और या हाथ से चलाते हो। तो ऐसे ही इस चीज़ को बिजली बनाने के लिए ये जो कॉइल है, इसको घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो घुमाने वाली चीज़ है ना, उसको मैं टरबाइन बोल देता हूँ। अब बात ये है कि ये टरबाइन जो है, ये इसको कैसे घुमाएगा, मतलब टरबाइन खुद कैसे घूमेगा, पहले तो बात ये। तो टरबाइन कैसे घूमेगा? टरबाइन में जैसे मैंने, अगर आप मेरे वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि जैसे पंखा हवा से अपने आप, जैसे पंखा बंद है तो हवा के कारण वो अपने आप घूमने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी टरबाइन जो होता है, वो टरबाइन को में कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं। उस पंखुड़ियों को या तो आप पानी का जोर लगा के उसको घुमाओ, ठीक है, या आप हवा का जोर उसको लगा के घुमाओ, या गैस का जोर लगा के उसको घुमाओ, या भाप का जोर लगा के उसको घुमाओ। बात घुमाने की है उसको। और जब वो घूमता है, ठीक है, वो घूम रहा है, अब घूमने के को, अगर ये घूमने वाली चीज़ को मैं इस जनरेटर के साथ, यानी वो कॉइल घुमाने वाला जो प्रबंध है, इसके साथ मैं अटैच कर दूं, तो पानी से तो ये टरबाइन घूम रहा है और इस टरबाइन से ये जनरेटर की कॉइल घूम रही है और बिजली बन रही है। ये पूरा पावर प्लांट का सिस्टम है। ठीक है ना। अब आप इसको सरल उदाहरण से समझना चाहें तो ये जनरेटर और टरबाइन ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखो ना, घर में मिक्सर होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जार तो ऊपर होता है और नीचे मोटर होती है, और मोटर और जार को ज्वाइन करने के लिए 2 उसमें कपलर्स होते हैं। ठीक है, वो जो घिर्रियाँ टाइप होती है जिसमें दांतें निकले, उनको दोनों को जोड़ दीजिए आप और मोटर को ऑन कीजिए, वो साथ के साथ ये और ये दोनों घूम रहे हैं, मतलब मोटर घूम रही है और वो इसको घुमा रही है। तो ऐसे टरबाइन जब घूमता है किसी ताकत से, चाहे वो पानी की ताकत हो, चाहे डीजल इंजन की ताकत हो, चाहे गैस की ताकत हो, चाहे हवा की ताकत हो, या किसी और की पानी की ताकत हो, तो उससे जब टरबाइन घूमता है तो वो जनरेटर की कॉइल घूमती है और बिजली बनती है। ये सिंपल सिद्धांत है। तो ये जो है, ये इस तरह के जनरेटर बनाते हैं। और एक स्पेशल एप्लीकेशन जनरेटर भी बनाते हैं ये, जिसको जियोथर्मल एनर्जी जनरेटर बोलते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी जनरेटर क्या हुआ? देखिए, कई जगह ऐसा होता है, जैसे गर्म पानी के चश्मे जिसको बोलते हैं ना,
है ना। तो कई जगह आपने देखा हो, स्पेशली हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो है ज़मीन के अंदर से गर्म उबलती हुई भाप या पानी निकलता है। तो ऐसे जो डेनमार्क टाइप के जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वहाँ पर इस तरह के सोते या इस तरह की एनर्जी का बड़ा अच्छा प्रबंध है। तो ये क्या करते हैं, वो जो भाप तेज़ी से या गर्म भाप निकलती है ना, उस भाप से टरबाइन घुमाते हैं, उस टरबाइन से फिर ये जनरेटर घुमाते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये अलग अलग जब टरबाइन, भाई जनरेटर का प्रिंसिपल एक ही है, तो फिर ये टरबाइन के साथ में आपने अलग अलग क्यों नाम बताएं कि भाई स्टीम टरबाइन जनरेटर और विंड टरबाइन जनरेटर और हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। देखिए क्या होता है कि जब हाइड्रो वाला होता है ना, हाइड्रो में टरबाइन की स्पीड कम होती है, ठीक है, तो उसके साथ कम स्पीड वाला जनरेटर चाहिए आपको। और जो गैस और स्टीम वाला जो टरबाइन होता है ना, वो बहुत तेज़ घूमता है, तो उसके लिए उसी तरह का आपको जनरेटर चाहिए। तो बस आप इतना समझ लीजिए, बाकी बहुत सारी इंजीनियरिंग की बातें इसमें और है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें रखने का प्रयास किया है। तो बात आपको ये समझनी, ये बेसिकली मूलतः ये जनरेटर बनाते हैं, इसके साथ साथ ये मोटर भी बनाते हैं। अब ये मोटर दो तरह की मोटर बनाते हैं, एक इंडस्ट्रियल मोटर बनाते हैं और एक ट्रैक्शन मोटर बनाते हैं। अब ट्रैक्शन मोटर और इंडस्ट्रियल मोटर क्या हुआ, तो पहले तो समझ लेते हैं मोटर क्या होती है। मोटर वो चीज़ है जो, जैसे हमने क्या किया, टरबाइन से टरबाइन घुमाया तो बिजली बनी। अब मैं इसका उल्टा कर दूं कि मैंने बिजली डाल दी और कोई चीज़ घूमने लग गई, उल्टा अगर मैं कर दूं तो दोनों चीज़ें, तो आपके घर में पानी उठाने वाली मोटर होगी, बस वही मोटर है। तो मोटर में आप प्लग में उसको ऑन करो तो उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जो अंदर घूमने लग जाती है, मतलब वो उससे आप दूसरी चीज़ घुमा सकते हो। एक तरफ तो आप जनरेटर से तो आप बिजली बना रहे हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ बिजली से आप कोई दूसरी ऊर्जा जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये मोटर बनाते हैं। अब ये ईवी की मोटर भी बनाते हैं, ठीक है। ईवी की मोटर वगैरह में क्या होता है कि ईवी की मोटर में वो ताकत ज़्यादा होती है लेकिन उसका स्पीड कम होती है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल मोटर होती है उसमें क्या होता है, ताकत उतनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ईवी में आपको क्या चाहिए, पहियों को घुमाना और लोड उठाना है आपको, तो वहाँ पे ताकत ज़्यादा चाहिए, जिसको बोलते हैं टॉर्क ज़्यादा, आरपीएम कम। और वहाँ पर यानी कि जो इंडस्ट्रियल मोटर होती है उसमें उसकी रोटेशन की स्पीड या आरपीएम ज़्यादा होता है लेकिन टॉर्क कम होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि एक में ताकत ज़्यादा होती है एक मोटर में, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है। दूसरे में जो इंडस्ट्रियल मोटर होती है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन ताकत कम होती है, ठीक है। ये चीज़। तीसरा जो इनका बिजनेस है वो है आफ्टर सेल सर्विस का। जैसे किसी ने पुराने जनरेटर लगाए हुए हैं, टरबाइन लगाए हुए हों, कोई रशिया से आए हुए हैं, कोई टर्की से आए हुए हैं, कोई पुराने जो हैं, अब वो पड़े हुए हैं, वो लगे हुए हैं पुराने प्लांट्स में। तो ये क्या करते हैं, उनमें कोई कॉयल जल गई, जैसे अपने मोटर जल जाती है ना, तो ऐसे उनकी कोई मोटर वाइंडिंग उनकी करनी है या उनमें आपको कोई मेंटेनेंस करनी है, तो ये आफ्टर सेल सर्विस टाइप का काम जो है ना ये भी करते हैं। लेकिन ये इनका छोटा काम करने का जो इनका रेवेन्यू ना बहुत कम आता है। जो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू आता है ना ये जनरेटर से आता है। अब ये जो है ना अभी तक 7217 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक ये 111 कंट्रीज़ में 7212 जनरेटर लगा चुके हैं। और ये जनरेटर जो है ना जनरली छोटे वाले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टाइप के लगाते हैं। एक पावर प्लांट में भी जनरेटर होता है, तो वो जनरेटर नहीं बनाते, ये मीडियम और लोअर मीडियम साइज़ के जनरेटर्स बनाते हैं। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इनके जनरेटर काम आ रहे हैं, तो एक तो जैसे रिन्यूएबल्स के लिए तो मैंने आपको बताया, इसके बाद शुगर और एथेनॉल के लिए जनरेटर बनाते हैं, फिर रेलवेज़ के लिए बनाते हैं, ऑयल एंड गैस के लिए बनाते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, पल्प एंड पेपर के लिए इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, स्टील इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, इरिगेशन के काम आने वाले जनरेटर ये भी बनाते हैं। और साथ ही साथ ये जो OEMs हैं, यानी जो कम्प्लीटली टरबाइन और जनरेटर वो दोनों बना के साथ साथ किसी को सप्लाई करते हैं। जैसे सीमेंस है, सीमेंस जो है ना पूरा का पूरा पावर प्लांट जो होता है ना वो ऐसे कैसा टरबाइन प्लस जनरेटर बना के दूसरों को देता है। तो ये OEM हैं, उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। किसके लिए, सीमेंस के लिए। फिर वॉइथ हाइड्रो करके एक बड़ी हाइड्रो पावर की कंपनी है, फिर इनियो कंपनी करके, फिर एक
त्रिवेणी टरबाइन अपना जो इंडियन कंपनी है उसके लिए भी ये जनरेटर बना के देते हैं। और इनका जो है ना फोकस एक्सपोर्ट पे है। तो 67% जो इस बार मार्च 2025 के जो आंकड़े हैं उसमें 67% ऑर्डर्स जो इन्होंने फुलफ़िल किए हैं वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर फुलफ़िल किए, और 45% जो है वो जो 4-5 साल पहले ये जो 67% जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है ना ये केवल 45% ही थे, यानी उस टाइम भारत से या डोमेस्टिक रेवेन्यू ज़्यादा आया करता था। अब बात करें कि इसमें कमी क्या है, तो देखिए ये जो कंपनी है ना ये कंपनी एंड यूज़र इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, भाई जब वो केपेक्स करेंगी यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी तभी तो ये जो है जनरेटर या मोटर बना के उनको देगी, अदरवाइज तो सिर्फ मेंटेनेंस का काम ही रह गया। तो बेसिकली ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, B2B बिजनेस है, ठीक है, ये जो TD पावर सिस्टम्स है। और ये जो है ना इनका भाग्य जो है वो जुड़ा हुआ है एंड यूज़र इंडस्ट्रीज से। एग्जाम्पल के तौर पर 2015 से 18 तक इनके काम में, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एंड यूज़र इंडस्ट्री नहीं कर रही थी, तो 2015 से 18 की इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है। तो ये बेसिकली साइक्लिकल इंडस्ट्री में है, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि इनका जो 70 से 75% रेवेन्यू है ना ये टॉप 10 क्लाइंट से आता है, ठीक है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क इनका है। और FY25 के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं इनके। सेल्स जो है वो 1291 करोड़ की है, पिछले साल से 28% बढ़ी है और आज तक की हाईएस्ट सेल है। ऐसे ही EBITDA जो है वो पिछले साल की तुलना में 41% बढ़ा है और वो भी इनका हाईएस्ट है इनकी हिस्ट्री में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13% बढ़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन है वो भी हाईएस्ट है इनकी हिस्ट्री में। और ऑर्डर इनफ्लो जो है इनका, जो ऑर्डर 2025 में आए वो 1478 करोड़ के आए, वो भी इनके इतिहास में सबसे ज़्यादा ऑर्डर फ्लो। तो कंपनी जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है फ़िलहाल। और अभी की ऑर्डर बुक की बात करूं 31 मार्च 2025 की, तो 1368 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी है। इसमें से 30% डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, 46% एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, 23% रेलवे के ऑर्डर, लेकिन इंडियन रेलवेज़ नहीं है ये जर्मनी और US के रेलवेज़ की बात कर रहे हैं। और बाकी सब छोटे मोटे जो जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस और इस सब के ऑर्डर बाकी सब हैं। अब इनका गाइडेंस देखिए, गाइडेंस इनकी बड़ी ज़ोरदार है। गाइडेंस मतलब अगले साल के लिए जो ये बता रहे हैं कि हमारा कितना हम रेवेन्यू कर पाएंगे, तो इस बार जैसे इन्होंने मार्च 2025 तक इन्होंने 1291 करोड़ का इस साल में FY25 में टोटल रेवेन्यू किया। तो अब ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 2026 में ये अपना रेवेन्यू 1500 करोड़ कर देंगे। और ये कहते हैं कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश इस बात की है कि हम इसको अपवर्ड रिवाइज करें, यानी कि ये 1500 से ज़्यादा ही होगा हमारे अभी के अनुमान के हिसाब से। हम बता लोअर रहे हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि ये ज़्यादा रहेगा। फिर क्या है कि वो ये कहते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो एक्सपोर्ट मार्केट पे, वो क्यों, वो ये कहते हैं कि 2-3 साल से इंडिया का जो मार्केट है ना वो चल नहीं रहा, यानी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडस्ट्रीज इतनी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हमारा जो फोकस है ना वो दूसरे यानी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने का है। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हम कम से कम 2 साल यानी फाइनेंशियल FY26 और FY27 अगले 2 साल में ये उम्मीद नहीं करते कि भारत में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए हमारा फोकस कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट मार्केट पे रहेगा। और इनका एक थर्ड प्लांट, इनके 2 प्लांट इंडिया में है, एक प्लांट टर्की में, ठीक है। एक तीसरा प्लांट भी इनका 2026 इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, जिसके लिए इन्होंने ये कहा है कि जब ये आ जाएगा तो हमारी ये ऑर्डर बुक में कुछ और इजाफा अगर हुआ, मतलब ये जो 1368 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी अभी 31 मार्च 2025 तक है, उसमें अगर कोई और इजाफा हो गया तो वो जो थर्ड प्लांट हमारा आ रहा है जो हम लगाने वाले हैं 2026 में, जो लग के तैयार हो जाएगा, वो ऑर्डर हम वहाँ से फुलफ़िल कर देंगे। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मार्केट कैप 7,940 करोड़ का है, 7,940 करोड़ का। ROE बहुत ही शानदार है, 22.3%। डेट टू इक्विटी नील है, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बात है। PE 46 का है, थोड़ा सा हायर साइड में। फिर 3 साल की सेल 17% अप है, 3 साल का जो प्रॉफिट है 39% अप है। एक जो
इशू मुझे दिखा वो ये है कि कैश कन्वर्जन साइकिल इनका जो है वो 189 डेज़ का है, लेकिन ये इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं लगता क्योंकि ये उधार नहीं ले रहे, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोन नहीं ले रहे, अपने खुद के अक्रूवल से ये इन ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो 189 का कैश कन्वर्जन साइकिल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इस बात के मद्देनज़र कि ये उधार नहीं ले रहे, बैंक से कोई फैसिलिटी नहीं ले रहे, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे नज़र नहीं आता। प्रमोटर के पास 33% है, FII के पास 19% है, DII के पास 25% है और पब्लिक के पास 23% है। तो ये रहा TD पावर सिस्टम्स का एनालिसिस। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं इस कंपनी में करना क्या है। तो देखिए, बात ये है कि जो ये कंपनी है ये अभी तक हर पैमाने पर अच्छी है। खरीदने बेचने की मैं कोई राय आपको देता नहीं, फिर भी मैं आपको ये कहूँगा एक बार इस कंपनी पर आप विचार करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, और अगर आप एक कंपनी समझ में आती है तो आगे जो एक्शन आपको लेना है आप कृपया लें। मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।